वनकम वंदनों स्वागत है नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आज डेट है 18th ऑफ फेब। देखिए हमारा लास्ट सैटरडे से आर्टिकल्स छूट गए थे, तो हम कंबाइन कर लेते हैं सैटरडे और मंडे ट्यूसडे का। लेकिन मंडे का मुझे न्यूज़पेपर ना ओपन ही नहीं हुआ एक्चुअली, ठीक है। तो मुझे आज का और जो सैटरडे आर्टिकल छूटा था उसका तो पेज मिल गया, ठीक है। तो इसका मैंने 2 दिन का कवर कर दिया, लेकिन जो मंडे का है वो पेज ना मिलने की वजह से मैं कल उसको ऐड ऑन कर दूंगी, क्योंकि साइट पे मैंने रिफ़्रेश किया, वो बार बार सिर्फ आज का और कल का परसों का ही दिखा रहा था। मंडे मुझे इसके पता नहीं मेरे इस पर कुछ प्रॉब्लम है, मेरे इस पे पेज पे, ठीक है। तो 2-3 ही आर्टिकल होगा, ज़्यादा नहीं होगा, वैसे ही मंडे को कम ही आता है। खैर शुरू करते हैं आर्टिकल। तो सबसे पहला आर्टिकल है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में। राइटर बता रहे हैं कि देखिए अभी रिसेंटली है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है ये ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ने ही मेंशन किया था कि जो ये आपका 2025 का जो जनवरी है ना, ये प्री इंडस्ट्री के बाद से यानी 1975 के बाद 1775 इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से सबसे ज़्यादा जो वार्मेस्ट हीटेस्ट जो टाइम पीरियड रहा है वो आपका ये जैन रहा है ना। ऊपर से इन्होंने ये बताया इस रिपोर्ट में मोर देन 9400 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखे गए 1993 से 2022 के बीच में, ठीक है। ये इसी CRI यानी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ने ही बताया, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाली जाती है। इसके साथ साथ इसने ये भी चीज़ मेंशन करी है कि अगर आप नियरली देखोगे इसी टेन्योर में 1993 से 2022 तक जितने भी क्लाइमेट जैसे फ्लड्स हो गए, हीट वेव्स हो गए, साइक्लोन जो हुए हैं, कम से कम 7,06,000 लाइव्स जो हैं इससे इम्पैक्ट हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे रेगुलरली 2006 से यहाँ पे इंटरनेशनल थिंक टैंक जो जर्मन वॉच है उसके साथ मिलकर इस इकोनॉमिक फोरम की जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, इन्होंने बहुत सारे सर्वेज निकाले हैं और उसमें ही इन्होंने ये भी बात बताई है कि इतने नियरली 25 ईयर्स से ज़्यादा जो टाइम है, ये पीरियड कम से कम 10 क्लाइमेट कैजुअलिटी के बारे में बताता है कि पिछले इन सालों में 2 से 3 डेकेड्स के अंदर में बहुत सारे क्लाइमेट कैजुअलिटीज़ हुई हैं, ठीक। और इसके साथ साथ ही जैसे कि अगर आप देखोगे मेजरली अगर आप क्लाइमेट से बोलोगे तो जैसे कि लालीना का ना आना, ठीक है ना, लालीना का है ना। इसके अलावा जो है ग्लोबल टेम्परेचर का एक्सीड होना, ठीक। और इसके अलावा जनवरी का जैसे ग्लोबल टेम्परेचर आप सोचो, जनवरी का मंथ एकदम एक्सट्रीम कोल्ड का होता है, नियरली कम से कम 15 से 18 जैन तक तो एकदम सर्विक कोहरा वाला होता है नॉर्दर्न प्लेनी रीजन्स में, तो स्पेशली राजस्थान, यूपी, MP में तो है ना। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा हीट और फेब में ही ऐसा लग रहा है इतनी गर्मी है ना। तो ये चीज़ साफ दिख रही है कि क्लाइमेट का जो चेंज है वो प्री इंडस्ट्री लेवल के बाद से 1.75 डिग्री सेल्सियस काफ़ी जो है अबव बढ़ गया है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे बता रहे हैं कि देखिए गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे जैसे अहमदाबाद में ईट एक्शन प्लान है, उसी चीज़ को यहाँ पे और नेशंस के और जो स्टेट्स हैं हमारे उन पे इम्प्लीमेंट करने की यहाँ पे बात करी जा रही है। और क्लाइमेट एडॉप्टेशन जो UNFCCC की जो मीटिंग्स होती हैं, G20 की मीटिंग्स नेबर कंट्रीज़ के साथ मिलकर फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, हीट वेव से रिलेटेड हमें इंगेजमेंट पे फोकस करने की नीड है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल है, ये मेंस पर्सपेक्टिव से है एक्चुअली। जैसे डीप फेक है, आपको पता है डीप फेक कहाँ की है? ये मेनली ऐप जो है ये जैसे AI चैट GPT होता है, डीप फेक चाइना का बना हुआ एक ऐप है। अब डीप फेक से क्या हो रहा है कि UK की यूनिवर्सिटी होती है, जैसे अगर आप में से कोई भी आपने देखा होगा कि कोई रिलेटिव है, कोई ब्रदर है, कज़न है, जो भी है फॉरेन में पढ़ने की कुछ लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, तो वहाँ पर उन्हें क्या होता है कि पहले कुछ एग्जाम्स क्वालिफाई करना पड़ता है, जैसे IELTS होता है ना। ऐसे ही सेम जैसे कि वीज़ा के लिए, पासपोर्ट्स के लिए भी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ऐसे ही एक होता है CAS यानी जो कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़ के लिए, ठीक है। सर्टिफिकेट आपको क्वालिफाई करना होगा जैसे वीज़ाज़ में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आपका ना इंटरव्यू भी होते हैं, सम क्वेश्चंस तो सेट होता है, कुछ क्वेश्चंस रैंडमली आपसे पूछा जाता है कि आपकी जो स्लैंग है, आपके जो वॉवल्स हैं, जो कॉन्सोनेंट है, वो जिस रीजन्स में आप जाना चाह रहे हो क्या उसके लिए एप्ट है, आप सर्वाइव कर पाओगे, क्योंकि लैंग्वेज बहुत बैरियर है बाहर, है ना। सिर्फ बेसिक इंग्लिश ही नहीं होती, और भी रीजनल लैंग्वेजेस भी होती हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ें चेक होती हैं, नॉर्मल है, बेसिक जो चीज़ें चेक होती हैं। तो इसमें क्या किया जा रहा है, लोगों के द्वारा डीप फेक का यूज़ किया जा रहा है। जैसे डीप फेक का मतलब समझ रहे हो, आप अपने ही फ़ोन में डीप फेक को इंस्टॉल करके अपने फेस पे चॉप कर देते हो, यानी आप जो है चॉप इन द सेंस यानी जो एडिट इस तरीके से करते हो कि फेस आपका, लेकिन उसमें एडिट करके कोई और बोल रहा है, वॉइस भी, और जो फेस एक्सप्रेशंस, जो वो बोलने का तरीका, स्लैंग, जो टंग हेड है ना, वो सब चीज़ें आप डीप फेक के द्वारा
लोग उसको एडिट करके जो है इंटरव्यू दे रहे हैं या पास हो रहे हैं। और ऐसा केस 2022 में भी बहुत ज़्यादा जो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थम्ब्रिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखा गया, यूके गई, कि ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो आजकल ये वाला जो है एआई, तो इससे यहाँ पे पता चल रहा है कि एआई आने वाले टाइम पे कितना ज़्यादा एक बहुत ही बड़ा हीनियस क्राइम को भी जो है आगे बढ़ा सकता है। इस तरह के डीप फेक से ऐसे ही आपको पता है इंडिया में भी डीप फेक से जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके फेसेस को चेंज करना, है ना, एआई से बहुत सारी चीज़ें मिसयूज़ होने के जो चांसेस है वो साफ साफ दिख रहा है अभी से ही, है ना। फ्यूचर ऑफ फ्रॉड कहा है इसको। तो ये एक आर्टिकल है, मेंस के लिए है ऑल दो। और आपको पता है देखिए, जब से ट्रम्प जी आए हैं तब से टैरिफ ही टैरिफ दिख रहा है ग्लोबली। अब इन्होंने सीधा सीधा बोला है कि भैया सीधी बात है, मैं ना रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा चाहे कोई भी नेशन हो। जैसे क्या होता था देखिए, पहले ना WTO सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे बने, WHO हो गया, है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स बनी, वैसे ही वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थी आपकी WTO क्या करेगी ना, क्या करती है बेसिकली, कि जो डेवलप्ड नेशंस होती हैं यानी कॉलोनाइजेशंस की वजह से जो बहुत नेशंस जो हैं, स्पेशली यूरोपियन के जो यूनियंस हैं, उसमें बहुत सारे बहुत अमीरों वाले देश हैं, तो उन्हें उनके द्वारा ही उनको बोला गया कि आप जो गरीब देश हैं यानी स्पेशली जो डेवलपिंग नेशंस हैं, है ना, आज से ले लीजिए कम से कम 50-60 साल पहले, है ना, तो डेवलपिंग नेशंस को इन्होंने कहा कि आप उनके साथ जब ट्रेड करेंगे तो उन्हें थोड़ा सा आप लिबरल रखिए, यानी उनके साथ कुछ प्रोडक्ट्स पे जो है आपको टैरिफ नहीं लगाना, ताकि उनका जो अपलिफ्टमेंट है वो हो सके। तो वो सब चीज़ें जो होती हैं टैरिफ को कम करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ में क्या होता है, रेसिप्रोकल टैरिफ को लाया गया। लेकिन अब क्या होता है, अब जो ट्रम्प जी आए हैं उन्होंने कहा कि भैया सारे कोई भी नेशन होगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, अब मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा। दैट मीन्स सब पे जो भी गुड्स एंड कंज्यूमर, मान लीजिए यूएसए इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, तो जितना आप उनसे ले रहे हो और जितना वो दे रहे हैं उस हिसाब से बराबर में टैक्स लगेगा। कोई ऐसा नहीं है कि कोई सिंपैथी है, कोई फेवर नेशंस वाला जो है कोई ऐसा टैग है कि आपको थोड़ा हम फ्री करेंगे, ऐसा कोई भी सीन जो है नहीं रखने वाले हैं ट्रम्प जी, ठीक है। तो इन्होंने यही चीज़ बताई है, रेसिप्रोकल में कंज्यूमर्स के साथ जो है जितने भी गुड्स सर्विसेज जो भी इंपोर्ट होंगी उसके बेसिस पे यहाँ पे लगाया जाएगा, ठीक। तो अब बात आ जाती है कि इंडिया को इम्पैक्ट कैसे करेगा। देखिए अच्छा खासा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि देखिए इंडिया की तरफ से इन्होंने एलिगेशन लगाया। अभी आपको पता है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी मिल के आए थे, हमारे बहुत बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी मिस्टर अजीत डोभाल। यहाँ पे आप पिक्स भी देखिए, आपको बड़ी बड़ी हस्तियां दिखेंगी। आपको पता है हमारे पीएम्स और यूएसए के प्रेसिडेंट, इसके अलावा यहाँ पे यूएसए के जो सिक्योरिटीज़ हैं, है ना, इसके अलावा यहाँ पे एम्बेसडर जो एम्बेसी में काम करते हैं, इसके अलावा आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी जो मिस्टर अजीत डोभाल जी हैं, इसके अलावा होम मिनिस्ट्री कह रही हूँ, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर, है ना, तो इनके द्वारा बहुत जो है मीटिंग करी गई यहाँ पे। तो इन्होंने ना, ट्रम्प ने ना मोदी जी को भी बोला कि देखिए इंडिया की तरफ से ना हार्ले डेविडसन, आपको पता है बहुत बड़ी अच्छी बाइक है, मोटर बाइक है, वो इंडिया में ही इंपोर्ट होती है, ठीक है, और ये बनाता कौन है, यूएसए है। बहुत ही हाई टैक्स वसूलता है इंडिया, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ों पे जो है यूएसए ने बताया कि इंडिया यूएसए के साथ बेनिफिट में है ट्रेड, और यूएसए को नुकसान होता है क्योंकि हाई टैरिफ की वजह से, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि देखिए अब मैं ना, चाहे इंडिया हो चाहे कोई भी हो, ऑलरेडी मैं 25% का टैक्स तो देखिए यूएसए, कनाडा हो गया, चाइना हो गया, मैक्सिको हो गया, इन नेशंस में लग चुका है ना। तो अब इन्होंने बोला है मैं रेसिप्रोकल वाला टैरिफ अपनाऊंगा, यानी कोई भी कंट्री होगा वो अगर यूएसए में कोई प्रोडक्ट बाहर से आ रहा है तो उस पर टैक्स लगेगा जो जितना लगना चाहिए उस पर, ताकि वो अपने लोकल के जो भी प्रोड्यूसर हैं उन्हें बचा सके, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे ये सेम ही है, सारे एक ही बात को दोहरा रहे हैं बार बार। यहाँ पे देखिए ये टेबल याद रखिएगा कि टॉप 5 इंपोर्ट्स कौन कौन से हैं जो यूएसए से हम इंडिया जो हैं लोग करते हैं। जैसे मिनरल फ्यूल्स है सबसे ज़्यादा, इसके अलावा प्रीशियस सेमी प्रीशियस स्टोन्स हो गए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो गए, इलेक्ट्रिक मशीन, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स हो गए। इसके अलावा टॉप एक्सपोर्ट जो हम यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं वो है इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जेम्स, ज्वेलरी, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये 5 चीज़ें, 5 टॉप प्रोडक्ट्स हैं, आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। इसके अलावा और भी नेशंस, इंडिया, चाइना, कनाडा, मैक्सिको, की यही कंट्री अभी यूएसए के सबसे टॉप लिस्ट में है जिन पे सबसे ज़्यादा टैरिफ लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 3-4 पे तो लग भी चुके हैं। और यहाँ पे लेकिन यहाँ पे अभी ना जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी गए ना बात करने के लिए, तो इन्होंने बोला, इन्होंने एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पे हाँ भरी है कि यूएसए और इंडिया ना अब 2023 तक अपने आपस में ट्रेड को बढ़ाकर 500 बिलियन तक का जो है उस ट्रेड से लाभ कमाएंगे दोनों नेशन, ठीक है। ये साइन हुआ है। अब ये किस किस पे होगा वो तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे यूएसए ने बोला है कि इंडिया के साथ अब जो है, यानी स्पेशली यूएसए ने बोला है कि इंडिया अब यूएसए से ज़्यादा प्रोडक्ट को इम्पोर्ट
तो यहाँ पे अब आने वाले टाइम पे चांसेस ज़्यादा हैं कि इंडिया के पास यूएसए से जो बना हुआ मैन्युफैक्चरिंग के जो गुड्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे, और होप से वो शायद सस्ते रेट पे भी मिले। तो अगर इस सस्ते रेट पे मिलेगा तो जो हमारे टैरिफ का जो डर है कि इंडिया के जो भी प्रोडक्ट फार्मास्यूटिकल, जो जर्म्स, जो जेम्स, ज्वेलरीज, जो भी या फार्मास्यूटिकल जो भी प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर वो टैक्स नहीं लगाएंगे। उम्मीद तो यही करी जा रही है, बाकी आगे पता चलेगा कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे है ये वाली चीज़ें, और सेम ही चीज़ें बाकी यहाँ पे बताया कि यूएस के, जैसे अब आपको पता है कि यूएस के फेवर्ड नेशन, जैसे ना एक ये होता है यूएस फेवर्ड नेशंस, मतलब यहाँ पे यूएसए के द्वारा क्या होता है कि ना जो डेवलपिंग नेशंस है ना उनको फेवर करने के लिए ना ये एक टैग देता है मोस्ट फेवर्ड नेशन का। मोस्ट फेवर्ड नेशन को इंडिया को भी मिला हुआ था, लेकिन 2022 से आई थिंक 2017 से 22 के बीच की बात है, 2020 के बीच की बात है, जब ट्रंप जी का फर्स्ट टेन्योर था ना, तो उन्होंने मोस्ट फेवर्ड नेशन जो इंडिया को मिलता था उसमें कम से कम $5 बिलियन का जो है उन्हें छूट मिलती थी ट्रेड्स में। अच्छा खासा अमाउंट है 5 बिलियन। लेकिन यूएसए में जब ट्रम्प जी आए फर्स्ट टेन्योर में तो उन्होंने सीधा सीधा बोला कि इंडिया कोई डेवलपिंग नेशन नहीं है, ये डेवलप नेशन होने वाला है, अच्छा खासा इसके पास पैसा है, तो हमें इसको ये जो मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला जो टैग है वो नहीं देना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ जो है यहाँ पे इन्होंने बताया कि इंडिया किस तरीके से यूएसए पे टैक्स लगाता है या और भी नेशंस पे है। तो और यहाँ पे अभी इंडिया को पहले से काफ़ी फ़ायदा हो चुका है। 2019 से अगर आप देखोगे ट्रेड का, तो पहले जहाँ 17 बिलियन था अब वो 35 बिलियन से ट्रेड कर रहा है। काफ़ी चीज़ें जो है जेम्स, ज्वेलरी, बहुत सारे आइटम्स जो हैं वो एक्सपोर्ट करता है यूएसए को। ठीक, इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और बोली है, देखिए इंडिया ही नहीं यूएसए भी अपने लॉ एंड रूल एंड ऑर्डर्स में चेंज करेगा। स्पेशली जैसे बताया कि इंडिया में आपको पता है, हमने अभी एक हफ्ते आई थिंक लास्ट वीक की बात है, हमने आर्टिकल डिस्कस किया था कि हमें न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स पे जो है ना प्राइवेट प्लेयर्स को आगे लेके आना चाहिए। इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में बहुत कम प्लेयर्स हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने 2 एक्ट पे अमेंड करने की बात करी थी। एक तो 1962 का जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है, इसके अलावा 2010 का जो द सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है। एक्चुअली इस वाले 2010 वाले में तो काफ़ी बवाल मचा था जब यूपीए की सरकार थी, क्योंकि अगर क्योंकि इस एक्ट में बोला था कि अगर न्यूक्लियर जो रिएक्टर है, जो प्रोजेक्ट होगा, अगर उससे ब्लास्ट होकर बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता है तो उस कंपनी को कम से कम 1500 करोड़ का जो है कंपनसेशन देना पड़ेगा, है ना, उस एरिया के लोगों को ओवरऑल। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, जिसकी वजह से कोई भी प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से डरता है। अभी अगर आप देखोगे कि कोई न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में अगर कोई बाहर का कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो इकलौता रशिया है। कुडनकुलम आपने सुना होगा, ठीक है, ये तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ पे ये न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट है इसका। अब यूएसए ने कहा है कि अब इंडिया को जो है, इंडिया की तरफ से न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में अब यूएसए बहुत बड़ा एक इन्वेस्टर आएगा। स्पेशली जो सिविल न्यूक्लियर्स के जो भी बेयर पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, वो यूएसए से सप्लाई किया जाएगा। लेकिन अब इसके लिए ना देखिए इंडिया भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस कर रहा है, ठीक है, इसी वजह से ये आर्टिकल भी आया था और अब इंडिया ने बोला कि इनमें चेंजेस आएंगे, अमेंडमेंट होगा। लेकिन यूएसए भी कर रहा है। यूएसए का एक 810 हर्डल करके एक एक्ट है, इसमें बताया गया था यूएसए को कि देखिए अमेरिका के लेजिस्लेटिव के पास ये पावर नहीं है कि वो जो भी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी रिएक्टर्स होते हैं जो यूएसए में बन रहा है वो सिर्फ यूएसए में ही होना चाहिए, वो किसी बाहर देश को नहीं भेज सकता। ये था लेजिस्लेशन 810 हर्डल्स के अंडर में। तो इसको यहाँ इस वाले जो ऑथराइजेशन है, जो यहाँ की अमेरिका की जो लेजिस्लेटिव है वो इसमें भी चेंजेस करेगी। यहाँ चेंजेस करने के बाद वो अब इंडिया को जो है वो एक्सपोर्ट कर पाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे ये पूरी कोशिश जो है करी जा रही है हमारे बड़े बड़े ऑफिसर्स के द्वारा, इवन यूएसए के द्वारा भी, कि इंडिया और जो है और यूएसए का रिलेशन और अच्छा हो और ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज पे एक दूसरे से ट्रेड हो। अब देखिए आप में से ना नॉर्मली देख सकते हो कि इससे फ़ायदा ही तो है। देखिए फ़ायदा भी है लेकिन नेगेटिव भी है। नेगेटिव कैसा है, क्योंकि देखिए हमारा ज़्यादा डिपेंड ना डॉलर पे हो जाएगा, ठीक है, डॉलर पे ओवर डिपेंड, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर के गुड्स इम्पोर्ट करोगे, आपके जो फॉरेन रिजर्व्स है आपको वो पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, आपका जो मनी है, जो रुपी है, वो डाउनफॉल होगा क्योंकि आप दूसरे नेशंस पे ज़्यादा डिपेंड हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा पता क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जो चाइना का जो काउंटर पार्ट है, काउंटर पार्ट करने का सबसे बड़ा तरीका सिर्फ यूएसए है, ठीक है। तो यहाँ पे यूएसए पे काउंटर पार्ट करने का, यूएसए के साथ अच्छा रिलेशन बनाना इंडिया के लिए अभी तक के लिए तो काफ़ी बेहतर होगा, ठीक है। तो ये फ़ायदे हैं, बाकी
नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, यहाँ पे ना रैगिंग का एक केस आया है अभी ना। कोट्टायम करके एक डिस्ट्रिक्ट है केरला में, वहाँ पे 20 साल के एक नर्सिंग के स्टूडेंट के साथ 5 लड़कों ने, जो उनके ही स्कूल क्लास के थे, उन्होंने जो है उनके उसके साथ रैगिंग करी है। ठीक है, ये अभी लास्ट वीक, इस वीक की बात है। तो यहाँ पे वो बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डर गया। ऑल्दो इन्होंने अपने एक पूरे वीक तक ये केस बाहर नहीं आया, अपने घर में किसी को भी नहीं बताया, लेकिन फिर भी पता चल गया, क्योंकि वो ऑलरेडी 1 साल पहले ही सेम ही केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में ना एक वेटनरी के लिए पढ़ने वाला जो स्टूडेंट था, 20 साल का ही स्टूडेंट, ठीक है, उसको सिद्धार्थ करके उसके साथ रैगिंग करी गई। और क्या हुआ, रैगिंग करने के बाद जो टॉयलेट होता है हॉस्टल्स के, उसी में उसको लटका दिया। ठीक है, तो इससे पता चला, लेकिन कॉलेज वालों ने कहा कि नहीं, उसने सुसाइड कर लिया, लेकिन पेरेंट्स कह रहे हैं कि मर्डर ही हुआ है। ठीक है, मार के उसे लटकाया गया है। तो इसी केस से जो ये पर्सन था, जो अभी ये जूनियर नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाला एक पर्सन, वो डर गया, इसलिए शायद वो घर पे नहीं बता रहा। तो यहाँ पे राइटर बताना चाह रहे हैं कि बच्चे रैगिंग के बारे में बताएं तो बताएं भी कैसे, क्योंकि ना तो कॉलेज वाले एक्शंस ले रहे हैं, और अगर वो पेरेंट्स को भी बताए तो पेरेंट्स आके कॉलेज वाले से बोलेंगे, तो वापस रहना तो उस स्टूडेंट को वहीं है ना, उस माहौल को ही फेस करना है। तो यहाँ यानी चाहे आप अभी भी देख लो, जैसे हमारे पास 2005 के आसपास रैगिंग के लिए जो है 2005-2002 के आसपास काफ़ी स्ट्रिक्टली एक्शंस, रूल्स, रेगुलेशंस उठाए गए थे कि रैगिंग करना बिल्कुल बैन है, आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं बंद होती हुई दिख रही है। यहाँ पे राइटर बता रहे हैं। ठीक है, देखिए एक्चुअली ये राइटर जो है ना, ये कोट्टायम के ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे, यानी कलेक्टर रहे हैं ये। ठीक है, तो इसलिए इन्हें बहुत दुख हो रहा है कि आज जो कोट्टायम है, क्योंकि इन्होंने कुछ कुछ खासियत बताई है। जैसे इन्होंने कहा कि कोट्टायम एक ऐसा स्टेट है, सॉरी ऐसा डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का पूरा, 1989 में 100% लिटरेसी को अचीव कर लिया था इसने। और सबसे बड़ी बात ये, एडमिनिस्ट्रेशन में भी अच्छा खासा इसने, स्कूल कॉलेजेस में भी काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे अपने आप को डेवलप कर रखा है। कोट्टायम बिकम द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन द 1990s में, और यहाँ पे क्वालिटी ऑफ हेल्थ इंडेक्स भी बहुत बेटर है यूएसए के कंपैरेटिवली 1990s में। और यहाँ पे काफ़ी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स, मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम से यहाँ पे जो है एंटायर डिस्ट्रिक्ट को यूएन अवार्ड भी मिला हुआ है इनोवेशंस के लिए, कोट्टायम को लिए। और अभी नीति आयोग ने भी रिपोर्ट बताया था कि कोट्टायम पूरा अकेला एक डिस्ट्रिक्ट है पूरे इंडिया में, भारत में, जो जीरो पॉवर्टी रखता है। ठीक है, इवन आप मलयालम मनोरमा करके एक बुक भी आती है, बहुत मनोरमा करके एक बुक जीके के लिए मानी जाती है, जैसे अपन लूसेंट पढ़ते हैं ना, वैसे मनोरमा की। तो दैनिक जागरण के बाद अच्छा खासा मनोरमा मलयालम जो न्यूज़पेपर है, ये जो आर्टिकल्स हैं, वो सबसे ज़्यादा पब्लिश जो है कोट्टायम से ही होता है। तो इस तरह से राइटर बता रहे हैं कि सोचिए। और इसके अलावा केरला के जो अभी आपने बहुत नॉर्मली सुना होगा, कोई भी जो नर्स होती हैं वो मलयालम से, स्पेशली केरल से ही होती हैं, तो केरल में भी वो कोट्टायम से ही होती हैं। तो कोट्टायम एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसने हर चीज़ में अपने आप को बेस्ट दिया, स्पेशली एजुकेशन, नर्सिंग, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड। तो राइटर यहाँ पे बहुत दुख कर रहे हैं, मतलब बहुत सैड हो रहे हैं इस चीज़ से कि कोट्टायम जैसे इतने बेहतरीन, वन ऑफ द फाइनेस्ट डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ ज़ीरो पॉवर्टी है, हाई लिटरेसी है, अच्छा खासा हेल्थ सिस्टम है, बेस्ट वन ऑफ द नर्सिंग का इतना बेस्ट तरीका है, वे है। तो यहाँ पे जाके ये सब चीज़ें, तो हमारा कल्चर किस तरफ जा रहा है, हमारे स्टूडेंट्स कैसे साइकोपैथ वाली जैसे हरकतें कर रहे हैं, ये ले कहाँ से रहे हैं इन टीनेजर्स के पास, क्योंकि एज भी तो देखिए ना, 20, कितने छोटे हैं ये लोग। तो यहाँ पे कॉलेजेस में सीखा, ये इससे पहले स्कूल में सीखा, क्या ये पेरेंट्स हैं, कौन है अकाउंटेबल? तो यहाँ पे सबसे पहले अकाउंटेबल तो वो पेरेंट्स को बता रहे हैं, इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस को बता रहे हैं जो स्ट्रिक्टली एक्शंस नहीं उठा रहे हैं। इसके बाद जो है सोसाइटी है हमारे, जो आजकल के एआई हो, जो फ़ोन्स हो, गैजेट्स हो, जिस तरीके सोशल मीडिया है, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उन्हें, जो इवन मूवीज़ भी है ना, मूवीज़ भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनको जो है प्रोवोक करती है। तो ये मीन्स ओरिएंटेड है। ये एग्जाम्पल आप एथिक्स में लिख सकते हो कि मोरल अगर वैल्यूज सही नहीं होंगे ना, सही नहीं होंगे, तो आप कहाँ कहाँ आपका जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल केरला का ये इंसिडेंट है। सोचिए, केरला खुद में 100% लिटरेसी लिया हुआ एक स्टेट है, हेल्थ में 100% है, ह्यूमन डेवलपमेंट में फर्स्ट नंबर पे है, और कोट्टायम केरल का ही बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। और वहाँ ये हरकत होना, और वो भी पहले भी हो चुका है, पालक्काड में भी हो चुका है, 1 साल पहले भी ऐसा केस आया, वापस अगेन एंड अगेन होना, ये कोई मजाक नहीं है ना। तो सीरियस कंसर्न है। तो इसके अलावा आपको बताया, कल जो है सुबह मॉर्निंग में दिल्ली में अर्थक्वेक आया साउथ कैंपस के आसपास। तो यहाँ पे अर्थक्वेक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो बेसिकली आपको देखिए मैप याद रखना है, इससे काफ़ी हद तक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जोन आपको पता होना चाहिए। पहले 5 जोन था, लेकिन जोन 1 को हटा दे जो बिल्कुल ही लो था। यहाँ पे 5, 4, 3, 2 जोन है। सबसे 5 वाला ये रेड पैचेस वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा 4 वाला जो है आपके ऑरेंजेस वाले, जो दिल्ली वाला एनसीआर रीजन जो कल आया था, वो इस 4th वाले में ही आता है। 3rd वाला मॉडरेट डैमेज रिस्क है। 2nd वाला लो रिस्क है जो एकदम लाइट है।
ठीक है, यहाँ पे कुछ मेजर सिटीज़ दी हैं जो 5 और 4th जोन के अंडर में आते हैं। तो एक बार ये सिटी आप देख लीजिएगा, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है ये, ठीक है। और यहाँ अर्थक्वेक्स में देखिए, यहाँ पे ये बताया जा रहा था, यहाँ पे न्यूज़ में भी आपने देखा होगा साउथ दिल्ली में कि बहुत अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे बहुत लोगों ने बोला ऐसा लगा जैसे नीचे से ट्रेन जा रही हो, तो जैसे गड़गड़ सी आवाज़ आती है ना, वैसी आवाज़। तो कई बार ऐसा होता है कि अर्थक्वेक से जब, क्योंकि क्या होता है अर्थक्वेक कब आती है, जब प्लेट टेक्टोनिक्स प्लेट जो हैं वो टकराती हैं, है ना, तो वहाँ से वेव्स जनरेट होती हैं, तभी होता है। तो कई बार वो वेव्स इतनी तेज़ होती है तो वो आवाज़ करती हुई आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और कई बार वाइब्रेशन से ही होके रह जाता है। तो ये आर्टिकल था। इसके अलावा यहाँ पे एक आर्टिकल बैक्टीरिया मेड बैंड एडेड है। एक्चुअली बैक्टीरिया जो सेलुलोज होता है ना, ये बायो मटीरियल है बेसिकली, याद रखिएगा, ठीक है। इससे है ना जो बैंड है वो बनाया जा सकता है, और वो बैंड एडेड किस चीज़ के लिए, जो प्लांट्स होते हैं ना, जैसे उनका नरिशमेंट नहीं हो पाता सही तरीके से, तो वो प्लांट को और ग्रोथ करने के लिए इन बैक्टीरिया मेड जो बैंड है उसको यूज़ किया जा रहा है। ऐसा अभी रिसर्च निकला है जर्नल साइंस एडवांसेस में, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया सेलुलोज है, ये नेचुरल पॉलीयर प्रोड्यूस है, सर्टेन बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होता है, और स्पेशली वाइडली ह्यूमन मेडिसिन में भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे अब पता चला है कि इसको प्लांट के मटेरियल, उसको हीलिंग में इसको जो है यूज़ किया जा सकता है। तो बैक्टीरिया यहाँ पे बैक्टीरिया सेलुलोज इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा यूएस पोजीशन देखिए, आपको पता है कि यूके और रशिया का जो वॉर चल रहा है पिछले 2-3 साल से, 2022 से, वो सिर्फ और सिर्फ इसी कंटेक्स्ट में चल रहा है, क्योंकि भैया जो यूक्रेन है उसने कहा कि मैं नाटो के जो कम से कम ये जो 40+ नेशंस हैं उनके साथ मैं मिल जाऊंगा, ठीक है, या फिर नाटो का 32 नेशंस हैं, तो इन 32 के साथ प्लस 33 हो जाऊंगा, नाटो क्या मेंबर बन जाऊंगा। किसने कहा? यूक्रेन ने बोला, जो चीज़ रशिया को पसंद नहीं आई, क्योंकि यूक्रेन जो है ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ रशिया में पड़ता है। क्योंकि पता क्या है, जब 2008 में नाटो की जब बारचेस समिट हुई थी ना, तो वेस्टर्न के यानी यूएसए ने खुद ने ये बात बोली थी कि भैया जब रशिया है, इससे पहले 1990s में भी जब रशिया आपको पता है यूएसएसआर था पहले ये, ठीक है, तो जब ये यूएसएसआर टूट के अलग अलग 15 नेशंस में बन गया, तब यूएसए यानी वेस्ट ने ये प्रॉमिस करा था रशिया को कि यूएसए अपने आप को जो ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ यूरोप है उस साइड अपने आप को एक्सटेंड नहीं करेगा, यानी उस तरफ से आके अपने आप को उन नेशंस को अपने साथ नहीं मिलाएगा। लेकिन वो झूठ निकला, ठीक है, क्योंकि आप खुद देखो नाटो का 1990 में यूएसएसआर का जो है टूटने के बाद नाटो ने बहुत सारे नेशंस को अपने में लिया, जैसे सीजो, स्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड 1990 के बाद ही इनको लिया। 2004 में वार्सा पैक्ट के अंडर में इसने जो बुल्गारिया, स्लोवानिया है, इन नेशंस को नाटो में लिया। 2009 में अल्बानिया, क्रोएशिया को लिया। 17 में इसने मॉन्टेरा, नॉर्थ मैसिडोनिया को लिया, ठीक है। तो यानी वेस्ट हमेशा अपने जो है प्रोमिस से मुकर रहा है, और यही गुस्सा जो है रशिया को रहा है। क्योंकि देखो नाटो का प्रॉमिस क्या है, नाटो खुद एक ऐसा संगठन है जो ये बोलता है कि भैया हम 32 देशों के नेशंस हैं, अगर हम नाटो में से किसी एक मेंबर पे भी अगर किसी ने अटैक किया तो हम काउंटर अटैक करेंगे उस पूरे देश के ऊपर, और यही चल रहा है। लेकिन अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर जो है अच्छा खासा छिड़ चुका है 2 साल से। लेकिन यहाँ पे भी न्यूज़ में ये है कि यूएसए ये बोल रहा है कि हमने कभी यूक्रेन को बोला ही नहीं कि भाई तू हमारे साथ आके मिल जाना, हमने कभी एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो मुद्दा ये है। तो उन्होंने कहा कि रशिया ने खुद ने मान लिया कि यूक्रेन नाटो के साथ मिल गया है, जबकि मिला नहीं है, वो भी इसको ऑफिशियली जो है इसको रिकॉल नहीं किया गया, ये एक्सेप्ट नहीं किया गया है, ठीक है। तो मैप एक बार देख लीजिएगा आप। तो ये ओवरऑल आर्टिकल था। थैंक यू।